हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक अभ्यास माला स्टार्ट करेंगे जो शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रश्नों को कवर करेगी। यानी जितने भी हमारे टॉपिक हैं, जितने हमने आज तक पढ़े हैं, उन सभी टॉपिक को लेकर कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। 20 क्वेश्चन डेली करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से डेली वीडियो को देखते रहिए ताकि आपका छूटा हुआ सिलेबस कहीं रह ना जाए, है ना। तो वो हम अभ्यास करके, प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करके उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम देख लेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम आज से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अभ्यास पत्र 1 है। यानी अगर हम 20 क्वेश्चन रोज करेंगे तो हम 400-500 की श्रृंखला बहुत जल्दी पार कर लेंगे और हमारा सिलेबस एक बार फिर से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भाषा में से लिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होती है, व्यंजन होती है, स्वर होती है या वर्ण होती है। जल्दी से बता दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो वर्ण होती है। भाई, जब हम बोलना सीखते हैं या जब कोई बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या बोलना सीखता है। सबसे पहले वो क्या बोलेगा, माँ, पा, बा, ऐसे बोलता है ना। उसके बाद उन्हें जोड़ना सीखता है, बा, बा, पा, पा, ऐसे ही बोलना सीखता है। तो सबसे पहले वर्ण सीखेगा, उसके बाद शब्द सीखेगा और उसके बाद वाक्य सीखेगा। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। आंसर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। बताइए, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। 52 होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं या 46 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, जल्दी बताइए। तो जो हिंदी वर्णमाला है वहां पर कितने वर्ण होते हैं। 46 वर्ण हमारे पास होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। बताइए, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन सभी ने पढ़े हैं। किसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है। तो दो व्यंजनों के मेल से कौन कौन से बनते हैं। देखिए, त्र है, त्र किससे बनता है, ता और त्र से, ठीक है। तो ये तो है य, श और ज्ञ। तो छ, देखिए छ किससे बनता है, क और श के मेल से, ठीक है। और ज्ञ किसके मेल से बनता है, ज और ञ के मेल से, ठीक है। तो त्र भी संयुक्त व्यंजन है, छ भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा अक्षर या कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमारे पास केवल ये य रह जाता है जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। आंसर हमारा 2 राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या बताइए। भाई, पहले कितने थे, 46 थे। अब संयुक्त वर्ण कितने होते हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं हमारे 4। यानी संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। बताइए, 36, 44, 48 या 53 कितनी है। जल्दी से बता दीजिए, कितनी हो जाएगी हमारी, 44 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो देखिए, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें तो कहते हैं व्यंजन, और जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम अनिस्वार और अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न के होता है या फिर जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। बताइए, क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कि इनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना बाधा के होता है। यानी ना तो इनको बोलने में किसी दूसरे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ना हम अटकते हैं ना। तो आंसर आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। बताइए, दोनों में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है। अग्र स्वर कौन से होते हैं।
अग्रस्वर उन स्वरों को कहते हैं जो आगे जीभ के आगे वाले पार्ट से बोले जाते हैं। तो बताइए कौन सा वाला अग्रस्वर नहीं है इसमें? बोल के देखिए, ई, ए, ऐ और अ। तो कौन सा वाला अग्रस्वर नहीं है? जो ए है ना, अ, ये हमारा अग्रस्वर नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? भाई स्वर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। हिंदी में स्वर 11 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 11 प्रकार के होते हैं। अगर हम 11 में 2 अयोगवा भी प्लस कर दें, 2 अयोगवा भी प्लस कर दें तो कितने हो जाते हैं? स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में हम 11 स्वर ही बोलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? अ से आओ तक। ठीक है, आ से आओ तक। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शायद अच्छा क्वेश्चन तो हमारा सही था, शायद मुझे पढ़ने में मिस्टेक हुई। क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? अंग और अह को स्वर कहते हैं क्या? नहीं कहते। व्यंजन? वो भी नहीं कहते। क्या संयुक्त अक्षर कहते हैं? नहीं भाई, संयुक्त अक्षर भी नहीं कहते। क्या कहते हैं इसको? इसको हम अयोगवा कहते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? इन दोनों से मिलकर अयोगवा बनता है। तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवा स्वर या प्लुत स्वर? तो अभी हमने बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। भाई ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगता है ना। अब दीर्घ क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, वो दीर्घ हो गए। अब प्लुत क्या हो गए? प्लुत जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, यानी जब दांत हमारे जीभ को टच करेंगे तब उनको क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, कंठ्य कहते हैं, या अनुनासिक कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका राइट होगा। देखिए, जब भी हमारी जीभ दांतों को टच करते हुए किसी अक्षर को बोलेगी या किसी वर्ण को बोलेगी, तो वो वर्ण कैसा बन जाएगा? वो वर्ण दंत्य बन जाएगा। और ये यूपी टेट 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने अपनी वीडियो में पूरे के पूरे वर्णों के बारे में डिस्कशन किया है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अगर वो वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का ये कंफ्यूजन अगर यहाँ पर कोई है तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? बताइए कितने भेद किए गए हैं? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद ही किए गए हैं। ठीक है, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, यानी ऐसी ध्वनियां जिनको हम स्वरों की सहायता के बगैर बोल ही नहीं सकते, क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। स्वर कहते हैं, शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या संयुक्त अक्षर कहते हैं? क्या कहते हैं? भाई स्वर तो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं वो वर्ण। अब जब स्वर की सहायता से बोले जाएंगे तो वो स्वर तो होंगे ही नहीं,
और हम वर्णों की बात कर रहे हैं तो ये शब्द भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं, दो अक्षरों या वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है, उनको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा रह गया हमारे पास? व्यंजन। तो व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा भी यही है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में सॉरी ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। भाई कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन च है, छ है, ला है या हा है? जल्दी बता दीजिए कौन सा है स्पर्श व्यंजन, बताइए। तो जो इनमें से स्पर्श व्यंजन है वो है हमारा छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? यानी हिंदी वर्णमाला के जो अंतिम पंचमाक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक है, कंठ है, तालव्य है या मूर्धन्य है? बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अनुनासिक होगा, कंठ होगा, तालव्य होगा या मूर्धन्य होगा? तो जो हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षर है ना, उनका जो उच्चारण स्थान है वो अनुनासिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतस्थ व्यंजन है, कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? पहले तो हम काट लेते हैं जो जो हमको पता है। देखिए ये क्या है? ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। और श श स ह क्या है? ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। अंग अह क्या है? अयोगवा है। अब जब हमारे 3 ऑप्शन कट गए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया? हमारे पास केवल ऑप्शन एक ही रह गया, य र ल व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, बोल के देखिए। नासिक्य है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है या कंठ तालव्य है? जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका आंसर। 16 का आंसर क्या होगा? नासिक्य, कंठोष्ठ या मूर्धन्य या कंठ तालव्य? तो हम कैसे बोलते हैं इसको? ड़। कैसे बोलते हैं? ड़। ड़ कहाँ से आवाज आ रही है? नाक से आवाज आ रही है। कौन सा हो जाएगा आंसर? नासिक्य हो जाएगा, ठीक है। अणा बोलते हैं ना, अणा, नाक से साउंड आती है। चलिए नेक्स्ट, क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जल्दी से बताइए क्या होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में नाक से आवाज आती है, अणा, और जीभ हमारी जल्दी से ऊपर जाके नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन को भी देखकर हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ऊष्म व्यंजन का है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो अंतस्थ व्यंजन का है, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है वो किसका है? वो संयुक्त व्यंजन का है। तो कौन सा ऑप्शन रह जाता है? केवल ऑप्शन नंबर 4 हमारा रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है? आरजू में, पढ़ाई में, खसरा में या जफर में? किस में हुआ है? जल्दी से बताइए। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से थे? ड़ और णा। तो यहाँ पर णा कहाँ यूज हो रहा है? केवल यहाँ, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज के 2 आखिरी क्वेश्चन। यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी अभी स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि जो यह वर्ण है वो किस किस से बना है? बताइए। ज और या से बना है, ज और या से बना है, ज और या से बना है, ज। सारे के सारे वर्ण वही लिखे हुए हैं, केवल किसका फर्क है? हलंत का फर्क है। अगर आपने हलंत गलत लगाया तो आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो सोच के समझ के तब ऑप्शन लगाइए कि फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा। बताइए कौन सा वाला होगा आंसर राइट। देखिए मैं आपको फिर से एक बार इसे क्लियर कर दूं कि जब भी हम संयुक्त व्यंजनों को
तोड़ते हैं या उनका संधि विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो जो पहले वाला अक्षर होता है उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले वर्ण को पूरा लिखते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे कि पहले वाला अक्षर हम हलंत लगाएंगे, यानी पहले वाला अक्षर हमारा आधा होगा और लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला वर्ण हमारा पूरा होगा। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर हमारा 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती स्वतंत्र वर्णों में? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है भाई ना। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि छ, त्र, ज्ञ, श्र कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा वो फर्स्ट राइट हो जाएगा। हमें बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज की सीरीज यानी आज के अभ्यास पत्र का फर्स्ट पार्ट आज कराया है। अगर आपको वाकई ऐसा लगा कि हाँ आपको हमें फॉलो करना चाहिए या हमारी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो हम आपको दे रहे हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, पुलिस जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और आज से ये सीरीज स्टार्ट है और कम से कम हम हिंदी के 400 से 500 क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हम आपको कंटिन्यू कराने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए कल फिर मिलेंगे। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।